नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इस कक्षा के अंत में आप सभी के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अरस्तू के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? अरस्तू के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? कानूनी न्याय पर आधारित है, वितरणात्मक न्याय पर, सामाजिक न्याय पर या प्राकृतिक न्याय पर? तो आप सभी जानते हैं कि जो अरस्तू का सार्वजनिक हित का सिद्धांत है वह वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या है? तो यह राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करता है। अरस्तू का न्याय कैसा है? तो समानुपातिक है। अरस्तू का न्याय समानुपातिक है। अरस्तू के अनुसार अगर बात करें तो समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्तियों द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होता है। किससे? समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है अरस्तू का। और अरस्तू के अनुसार फिर बात करें तो व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान होगा उसी अनुपात में उसे पुरस्कार क्या होगा? मिलना चाहिए। उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तू के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तू के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन या विधि सम्मत शासन या इच्छुक प्रजा की सरकार या प्रजा की गरिमा से असंगत। तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तू के जो संवैधानिक नियम है वह सार्वजनिक हित में होना चाहिए शासन, विधि सम्मत शासन होना चाहिए, इच्छुक प्रजा की सरकार होनी चाहिए और प्रजा की गरिमा से असंगत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अरस्तू के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति कैसी नहीं है? तो प्रजा की गरिमा से असंगत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है दिया गया है कि अरस्तू के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है। कारण दिया है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। कथन दिया गया है कि अरस्तू के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है। दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो दोनों जो कथन है ये भी सही है, कारण है ये भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अरस्तू ने पॉलिटी को सर्वप्रथम शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया था। पॉलिटी का अर्थ है सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन। पॉलिटी का अर्थ क्या है? सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या है? पॉलिटी है। अरस्तू के अनुसार दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता वही क्या होता है? दास होता है। अगला प्रश्न है, यह दृष्टिकोण कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है किसने व्यक्त किया है? किसने व्यक्त किया कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है? प्लेटो ने, अरस्तू ने, मॉन्टेस्क्यू ने या हर्मन फाइनर ने? तो आप सभी जानते हैं कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है। यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? संपत्ति को नैसर्गिक मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम लास्की के नाम से जानते हैं, रूसो के नाम से, मार्क्स के नाम से या फिर अरस्तू के नाम से। तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति को नैसर्गिक मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू। अगला प्रश्न, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। तो आप सभी जानते हैं कि वितरणात्मक न्याय का जो अग्रणी प्रतिपादक है वह कौन है? प्लेटो है, अरस्तू है, सुकरात है या फिर राल्स है?
या फिर राल्स है। तो वितरणात्मक न्याय का जो प्रतिपादक है उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो यहाँ पर दासता का जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो दासता आप सभी जानते हैं कि दास को उचित ठहराने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? जे रूसो के नाम से, जे मिल के नाम से, हॉब्स के, या फिर अरस्तु के। तो आप सभी जानते हैं कि दास को उचित ठहराने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग क्या है? पराधीन हैं, पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। उसने यह भी कहा कि कुछ लोग बात को समझते हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पाते, वे प्राकृतिक रूप से दास होते हैं। कुछ लोग बात तो समझते हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पाते, वे प्राकृतिक रूप से क्या हैं? दास हैं। कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं, या अरस्तु, या टॉमस एक्विनास, या फिर बोंदा। तो आप सभी जानते हैं कि यह कथन अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अच्छा, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। बोंदा के अनुसार अगर बात करें तो राज्य अनेक परिवारों और उनकी सामान्य संपत्ति की विधि संगत सरकार है जिस पर सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन होता है। ये किसके अनुसार है? बोंदा के अनुसार। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका कि यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? सामाजिक पहलू पर, नैतिक पहलू पर, वैधानिक पहलू पर, या फिर राजनैतिक पहलू पर? तो यूनानी विचारकों द्वारा जो न्याय के पहलू पर बल दिया गया उसे हम नैतिक पहलू जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नैतिक पहलू पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या था? प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या था? सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन, या फिर राज्य संप्रभुता? तो प्राचीन यूनानी जो राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार था वह था उत्तम जीवन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उत्तम जीवन मुख्य विचार था। प्लेटो के अनुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहता है कि अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। रिपब्लिक में प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय बिंदु क्या रहा? श्रेय या शुभ की अवधारणा। श्रेय या शुभ की अवधारणा। शुभ की प्राप्ति की अवधारणा तभी संभव है जब समाज में न्याय की स्थापना हो, और न्याय एक आदर्श राज्य व्यवस्था में ही संभव है। यह न्याय एक आदर्श राज्य व्यवस्था में ही संभव है। अपने आदर्श राज्य के विचार में इन्होंने शिक्षा एवं साम्यवाद पर विशेष बल दिया। किस पर? शिक्षा पर और साम्यवाद पर विशेष बल दिया है। किसने? प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया? प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया है, पोलिबियस ने किया है, या फिर सिसरो ने किया है? किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु ने शासक के नागरिकों को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन बी। यहाँ पर दासता से संबंधित प्रश्न है तो अरस्तु आपका बिल्कुल सही है। अरस्तु के नागरिक को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी था बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। अरस्तु केवल उसी व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है जो शासन के कार्यों में किसी न किसी रूप में भाग लेता है। अरस्तु व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है। किस व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखता है? जो शासन के कार्यों में किसी न किसी रूप में भाग ले रहा हो। अरस्तु ने महिला, दास, संपत्तिहीन व्यक्ति, बच्चों तथा विदेशियों को नागरिक की श्रेणी में नहीं रखता। किसे? महिला को नहीं रखता है, दास को नहीं रखता है, संपत्तिहीन व्यक्ति को भी नहीं रखता, बच्चों को और विदेशियों को, इन्हें नागरिकता के
श्रेणी में नहीं रखता है। कौन? अरस्तु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे मानते हैं हम? अरस्तु को मानते हैं और प्लेटो को मानते हैं। अरस्तु और प्लेटो को। ऑप्शन अरस्तु प्लेटो है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो और अरस्तु। हॉब्स लॉक रूसो नहीं, हॉब्स लॉक रूसो को नहीं, जेरमी बेंथम जेएस मिल को भी नहीं, कांट हीगल को भी नहीं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु एवं प्लेटो। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ परिषद नोक्टूर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? प्लेटो ने किस में किया है? द रिपब्लिक में किया है, द स्टेट्समैन में किया है, या द लाज में किया है, या इनमें से किसी में नहीं? तो श्रेष्ठ परिषद का जो उल्लेख किया गया है प्लेटो के द्वारा वह लाज में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रश्न है यहाँ पर कि कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया? कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकें, दूसरा अपराध न कर दें। यह किसने कहा है? सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने या फिर यूक्लिड ने? तो आप सभी जानते हैं कि एथेंस से कालचिस भाग गया था। कौन? अरस्तु भागा था। वह उसका कहना था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध कोई दूसरा अपराध न कर दें, इसलिए वह एथेंस से कहाँ भाग गया? कालचिस भाग गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्लेटो के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है? विचार तत्व होते हैं, यह बिल्कुल सही है, विचार तत्व होते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार सभी चीजों के सार होते हैं, यह भी सही है कि विचार सभी चीजों के सार होते हैं। विचार सभी चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, या फिर विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो प्लेटो के अनुसार विचार सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन विचार चीजों के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो के अनुसार यह कथन सही नहीं है, विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कौन विद्वान है जो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रास मानता है, कार्ल पापर मानता है, हन्ना आरेंट मानते हैं, या फिर विलियम जेम्स मानते हैं? तो मुक्त समाज का शत्रु प्लेटो को मानने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम कार्ल पापर के नाम से जानते हैं। कार्ल पापर प्लेटो के साथ साथ मार्क्स को और हीगल को भी क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु मानता है। किसे? प्लेटो को, मार्क्स को और हीगल को क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु। कौन मानता है? कार्ल पापर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कार्ल पापर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्था का क्या है नाम है? अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम कौन सा है? द नर्सरी, द लीसियस, द अकादमी, द मॉन्टेसरी? आप सभी जानते हैं कि अरस्तु के जो शिक्षण संस्थान का नाम है उसे हम द लीसियस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, द लीसियस। द अकादमी किसका है? तो यह आपका प्लेटो का है, प्लेटो का अकादमी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, या फिर एक्विनास ने कहा? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु ने यह कहा था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है कौन मानता है? प्लेटो मानता है, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, या फिर मैकियावेली? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। यह कथन किसने कहा है, या यह मानने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु
राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा कहता है। और प्लेटो कहता है कि राज्य जो है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, व्यक्ति का बृहद रूप है राज्य। यह कहने वाले जो विचारक हैं वो हैं प्लेटो। और राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह अरस्तु ने कहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यह अरस्तु मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, वारकर, अरस्तु, सेबाइन या फिर सिनक्लेवर ने। तो आप सभी जानते हैं कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि क्रांति का जो कारण है वह सदैव असमानता में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। तो पॉलिटी से संबंधित है, तो आप सभी जान ही गए होंगे प्रश्न का जवाब क्या है, अरस्तु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, यदि प्लेटो आजीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यदि प्लेटो आजीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, बारकर का है, मैक्सी का है या फिर रूसो का है? तो यह कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह मैक्सी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मैक्सी कहता है कि अगर प्लेटो आजीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, अनैतिक, अव्यवहारवादी और आत्मानुवादी अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वह स्थिर या निष्क्रिय है, अनैतिक है, अव्यवहारवादी है, आत्मानुवादी है, अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? जोड का है, सेबाइन का है, अरस्तु का है या फिर सिनक्लेयर का है? तो किसका है यह कथन? यह कथन सेबाइन का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सेबाइन। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कथन किसका है? रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रूसो, बारकर, केटलिन या फिर फास्टर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रूसो ने यह कथन कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, यह शिक्षा पर लिखी गई सबसे उत्कृष्ट रचना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रूसो। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तु का है, सेबाइन का है या फिर इनिंग का है? तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार या प्रसुविधा का वितरण, दंड और प्रतिशोध का, या एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वह एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य है। मतलब अपने कार्य को करिए लेकिन किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। जो प्लेटो का रिपब्लिक है इसका उपशीर्षक ही क्या है? न्याय से संबंधित है। इसके अनुसार न्याय के दो पहलू हैं, वैयक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो आत्मा के तीन गुण विवेक, साहस और वासना में सामंजस्य ही क्या है? न्याय है। किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर। आत्मा के तीन गुण विवेक, साहस और वासना में सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है? न्याय है। हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित है?
किस पर? कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है? यह बिल्कुल सही है कि अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि कौन शासन करता है और शासन में कौन लाभान्वित होता है। सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना या बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, यह अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि डी आपका बिल्कुल सही होगा, अरस्तू, क्योंकि अरस्तू की जो रचना है उसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था? मजिस्ट्रेट माना जाता था, गुलाम माना जाता था, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी या राजनीतिक विचारक? तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक को हम मजिस्ट्रेट, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मजिस्ट्रेट माना जाता था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। ऑप्शन प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली या फिर बोंदा। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। कहने वाले जो विचारक थे उन्हें हम अरस्तू के नाम जानते थे। अरस्तू ने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है? प्लेटो का कथन कौन सा है? मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, प्लेटो का है। मैं राज्य हूं, यह लुई 16वां कहते हैं। वहीं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कहने वाले जो विचारक हैं वह हीगल हैं। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, आप सभी जानते हैं कि अरस्तू ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कहने वाले विचारक प्लेटो है। मैं राज्य हूं, लुई 14वां है, लुई 14वां। राज्य व्यक्ति पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल ने कहा राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तू ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो ने कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है, प्लेटो का है, गैटिल का है या फिर जीएस मिल का है? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार को निश्चित करता है। कहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम अरस्तू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अरस्तू का यह कथन है। आज की कक्षा का आपके लिए जो दो प्रश्न दिए गए हैं, पहला है वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है, अरस्तू के शिक्षण संस्थान का नाम क्या था? अरस्तू के शिक्षण संस्थान का नाम क्या था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।